नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। और पिछले वीडियो में हमने जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके किसी विशेष रूप के यानी किसी पूर्णांक को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है या किस रूप में प्रत्येक पूर्णांक को व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कोई सम पूर्णांक है तो उसको 2q और विषम पूर्णांक को 2q + 1, इस प्रकार के प्रश्न हल किए थे। इस वीडियो में हम किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे कि उसको किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है या किस रूप में होता है। तो अपनी पाठ्य पुस्तक का चौथा प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है जहां m एक पूर्णांक है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले हम a को एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि b का मान किस हिसाब से मानना है, जो पद अपने को सिद्ध करना है उसी के अनुसार मानना है। तो पिछले वीडियो में हम वर्ग नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं। लेकिन वर्ग के अंदर भी 3 का वर्ग होगा तो उसमें 2 पद आएंगे, दोनों में 3 पद आते हैं, तीनों में 3 है, वो कॉमन आ जाता है तो अपना 3 से काम हो सकता है। इसलिए हम b का मान कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 2 पूर्णांक और होंगे। अब यहाँ पर हमने जब q की चर्चा की थी तब भी q माना था, यहाँ पर भी जब हम m के रूप में सिद्ध कर रहे हैं, पिछले प्रश्नों में हमें q के रूप में सिद्ध करना था तो q माना था, यहाँ पर m के रूप में सिद्ध करना है। लेकिन इसका वर्ग करेंगे तो q अगर m ले लेते तो m का वर्ग आ जाएगा और हम ये चीज सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो हमें m के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक मानना है। हम संकेत के रूप में ले रहे हैं तो m के अतिरिक्त कोई भी m नहीं लेना है। तो हम 2 पूर्णांक मान लेंगे, 2 पूर्णांक q व r इस प्रकार होंगे। a बराबर bq, तो b की जगह 3 है तो 3q + r, जहां r का मान है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से यानी 3 से छोटा होगा। सब में प्रक्रिया समान है। अब यहाँ पर दे रखा है कि r का मान है वो 0 से बड़ा है या बराबर भी हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा, तो r के 3 मान संभव है। कौन कौन से संभव है, r बराबर 0, r बराबर 1 या r बराबर 2। तीनों मानों के लिए a का मान है वो अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, अतः है a बराबर 3q, या जब 2 लेंगे 1 लेंगे तो a बराबर 3q + 1, या a बराबर 3q + 2। r के स्थान पर 3q तीन सब में समान रहेगा, लेकिन r का मान पहले 0 ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर
2 ले लिया। अब हम जो बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, वो किसकी कर रहे थे? पूर्णांक के वर्ग की। और यहाँ पर हमने धनात्मक पूर्णांक a लिया। तो अब हम तीनों स्थितियों के लिए इनका वर्ग ज्ञात करेंगे। तो पहली स्थिति के लिए a बराबर 3q, या हम इसका वर्ग कर दें तो a स्क्वायर बराबर, कोई भी संख्या अगर उसका वर्ग किया जाता तो दोनों पक्षों में वर्ग किया जाएगा। यहाँ पर a बराबर 3q था, दोनों तरफ वर्ग किया तो इधर 3q का वर्ग हो जाएगा। a का वर्ग a स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और q स्क्वायर बराबर 9 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 3 q स्क्वायर। 9 को 3 गुणा 3 क्यों लिखा? क्योंकि हमें जो मूल रूप है वो 3m के गुणा के रूप में सिद्ध करना है। तो जो भी संख्या होगी 3 कॉमन लेने के बाद में जो भी संख्या अपने शेष बचती है हम उसको m मान लेंगे। तो हम लिख देंगे या a बराबर 3m, जहां m बराबर क्या हो गया 3q स्क्वायर। जिस राशि को हमने m माना है, q एक पूर्णांक है तो उसका वर्ग भी पूर्णांक होगा और 3 से गुणा हो गया तो वो भी एक पूर्णांक होगा, और हमारे को एक m है वो पूर्णांक ही लेना था। अब दूसरी स्थिति के लिए याद कर लेंगे। सब में काम ये करेंगे, जो भी राशि है उससे 3 कॉमन आ रहा है उसको 3 कॉमन ले लेंगे, और जो शेष राशि बचती है उभयनिष्ठ या कॉमन लेने के बाद उसको हम m मान लेंगे। दूसरी राशि थी अपने, दूसरा मान था 3q प्लस 1, या a स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 3q प्लस 1 का वर्ग। अब हम यहाँ पर जो बीजगणित की सर्वसमीका है, पहली सर्वसमीका दो संख्याओं के वर्गों का योग का वर्ग, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, या हम कह सकते हैं एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। तो सबसे पहले लिखते हैं पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या यानी 3q गुणा दूसरी संख्या यानी 1 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। आ गया। इसमें से अब हम वापस कॉमन लेना चालू कर देंगे, बराबर 3q का स्क्वायर है तो 3 का वर्ग 9 होता है, उसको हम फिर वही लिख देंगे 3 गुणा 3q स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3q। हम 3 को अलग ले लेंगे और 2q को अलग ले लेंगे। एक का गुणा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस 1। इन दोनों पदों में से 3 उभयनिष्ठ आ रहा है तो हम उसको बाहर ले लेंगे। 3 इंटू 3q स्क्वायर, यहां से 3q स्क्वायर बच गया, यहां से 2q प्लस 1 बराबर 3 के गुणा में जो भी राशि है उसको हम m मान लेंगे। तो 3m प्लस 1, जहां m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q। 3 के जो भी गुणा में आएगा उसको m मान लिया। अब तीसरी स्थिति आ गई अपनी, जब a बराबर क्या है 3q प्लस 2 का वर्ग, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग। जब a बराबर 3q प्लस 2 है तो उसका वर्ग ये हो जाएगा। वापस विस्तार करेंगे तो पहली संख्या का वर्ग यानी 3q का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। पहली संख्या का वर्ग 3 गुणा 3q स्क्वायर,
दूसरे में से 3 अलग ले लेंगे, तो 2 गुणा 2 4 क्यू प्लस 2 का वर्ग 4। अब देखो अपने और सब में से कॉमन लेना है 4, लेकिन 4 में से 4 3 कॉमन नहीं आएगा, तो 4 है उसको 2 टुकड़े कर देंगे, 3 प्लस 1, जो 2 का वर्ग 4 है उसका हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 3 प्लस 1, ताकि 3 इसमें से भी उभयनिष्ठ लिया जा सके, या ए स्क्वायर बराबर इन सब में से 3 कॉमन आ जाएगा, 3, तो क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, यहां पे सिर्फ 4 क्यू है, प्लस इसमें से 3 कॉमन आ गया तो 1 बच गया, प्लस 1। अब जो भी 3 के गुणा में उसको क्या मान लेंगे m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस ये 1 है 1, जहां m बराबर क्या है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो मूल चीज सिद्ध क्या करनी थी, किसी भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग 3n, तो पहली स्थिति में अपने जो आया वो क्या आया m, 3m, यहां पर m का मान 3 क्यू स्क्वायर 3m, बाकी जो दो रूप थे उनमें 3m प्लस 1। अगर इसका कोई भी उदाहरण आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेकर उसके वर्ग करके हम देख सकते हैं, जैसे मैं मान लेता हूं कोई भी संख्या जैसे 15 ले ली, क्या ये उसका वर्ग इस रूप में होगा या नहीं होगा, तो 15 का वर्ग कितना हुआ 225, तो 225 में 3 का भाग देंगे 75, तो 3, यानी 3m के रूप में ये हो गया, m का मान यहां पर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और भी कोई संख्या जैसे मैं 7 ले लेता हूं, तो 7 का वर्ग कितना हुआ 49, अब इसमें 3 का भाग जाता है 3 का 2, 3, 1 शेष बच गया 16 प्लस 1, 16 3 48 और 1 49, यानी 3m प्लस 1, यानी ये प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक अपनी इच्छा से कोई भी लेकर हम चेक कर लेंगे, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो जो उसका वर्ग है वो इस रूप में 3m प्लस 1 के रूप में आएगा या 3m के रूप में आएगा। m का मान कुछ भी हो सकता है क्योंकि m एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः हम लिख सकते हैं अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। जहां m एक पूर्णांक है, ठीक है, आगे पूरा लिख देंगे, जहां m एक पूर्णांक है। इससे अपना जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से अगर हमें किसी धनात्मक पूर्णांक के घन के लिए करनी है तो भी यही प्रक्रिया रहेगी, अंतर सिर्फ यहाँ पर हमने जो a प्लस बी के वर्ग का सूत्र लगाया था वहां पर हम घन का सूत्र लगा देंगे, और अंत में प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के 3 या 4 जो भी स्थिति बनती है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उसका मूल रूप क्या होगा। तो अपना अगला प्रश्न 5वां प्रश्न यही है घन के लिए। जैसे 5वां प्रश्न है कि
सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। प्रक्रिया वही रहेगी। सबसे पहले जहां m एक पूर्णांक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा अब इस स्थिति में देखो b का मान कितना लेना है। हमारे हर स्थिति में 9 कॉमन आना जरूरी है। तो जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे सूत्र कौन सा लगेगा, क्यूब का। और क्यूब का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब यानी पहली संख्या का घात 3 प्लस 3 गुणा पहली संख्या का वर्ग a स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या प्लस 3 गुणा पहली संख्या यानी a गुणा दूसरी संख्या का वर्ग यानी b का वर्ग और प्लस दूसरी संख्या का घन। प्रत्येक स्थिति में हमारे कितना आना चाहिए, 9। यानी अगर हम b बराबर 3 ले लेते हैं तो यहाँ 3 और 3 गुणा होकर 9 हो जाएगा। इसमें 3 का वर्ग है ही और इसमें भी b का वर्ग 3 होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और इसमें भी घन है तो 9 कॉमन आ सकता है। ऐसा b बराबर कितना लेंगे, 3 लेंगे। इस सूत्र की एक बार बाद में आवश्यकता पड़ेगी, मैं वापस मिटा देता हूं। है तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से दो पूर्णांक Q व R इस प्रकार होंगे कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहां हमने B का मान कितना लिया है, 3, जहां R वो 0 के बराबर या बड़ा और B से छोटा। सब में समान प्रक्रिया आ रही है। अब A के कितने मान R के कितने मान संभव है, यहां R बराबर 0 या R बराबर 1 या R बराबर 2। तो सभी स्थितियों के लिए A के मान आता है A बराबर 3Q या A बराबर R का मान जब 1 होगा तो 3Q प्लस 1, या जब R का मान 2 रखेंगे तो 3Q प्लस 2। प्रत्येक स्थिति के लिए हम वर्ग करेंगे, घन करेंगे, सॉरी, क्योंकि घन के लिए सिद्ध करना है। जब पहली स्थिति, जब a बराबर 3Q तो a की घात 3 बराबर 3Q की घात 3, 3 की घात 3 यानी 3 3 9 9 3 27, 27 को हम लिखेंगे 9 गुणा 3 Q की घात 3। 9 को हमें अलग रखना है क्योंकि पिछले प्रश्न की तरह ही हमें जो प्रत्येक संख्या की गुणा में 9 है वो कॉमन लेना है, और जो 9 के गुणा में जो भी राशि होगी उसको हम m मान लेंगे, या a स्क्वायर बराबर 9m, जहां m बराबर कितना हो गया, 3Q की घात 3। दूसरी स्थिति के लिए चर्चा करेंगे।
जब a बराबर 3 क्यूब प्लस 1, तो a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का वर्ग। अब हम बीजगणित की वो सर्वसमीकरण लगाएंगे जो अभी हमने लिखी थी कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है पहले 3 क्यू का क्यूब, फिर 3 गुणा 3 क्यू का स्क्वायर गुणा 1 प्लस 3 गुणा 3 क्यू प्लस 1 का वर्ग और लास्ट में 1 का क्यूब। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब। यानी पहले वाले की घात घटती जानी है, पहले a की घात 3, फिर 2, फिर 1, b की घात यहाँ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। यानी a की घातें घटती जाएगी, b की घात बढ़ती जाएगी। बीच वाले पद में 3 3 का गुणा कर देंगे। अगर याद नहीं रहता तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हम इसमें लगाएंगे। यानी पहले सबसे पहले 3 क्यू का क्यूब, फिर 3 गुणा a स्क्वायर यानी पहले पद का वर्ग 3 क्यू का वर्ग गुणा दूसरी संख्या यानी 1 प्लस 3 गुणा पहली संख्या यानी 3 क्यू गुणा दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का क्यूब। या a क्यूब बराबर, इसमें वही 9 के रूप में लेना है तो 3 गुणा 3 9 गुणा 3 क्यू का क्यूब लिख देंगे इसको, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, 3 तिया 9, 9 तिये 27, तो 9 आगे रख लेंगे और 3 लिख देंगे क्योंकि 3 को 3 बार गुणा करना है और क्यू की घात 3 है उसको ऐसा वैसा लिख देंगे। प्लस यहाँ पे 3 का वर्ग 9 है उसको आगे लिख देंगे, 3 और क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि हमारे को 9 को है वो अलग रखना है हर पद में। यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9 आगे आ जाएगा, क्यू को 1 के वर्ग से यानी 1 से गुणा करेंगे तो क्यू ही रहेगा प्लस 1 का क्यूब 1। अब जिन जिन पदों में नो कॉमन आ रहा है या बेनिस्ट आ रहा है उसको ले लेंगे, शेष पद है वो अलग लिख देंगे। तो यहां से नो कॉमन आ गया तो यहां से बचा 3 क्यू का क्यूब, फिर दूसरे पद में बचा 3 क्यू स्क्वायर, फिर अगले पद में बचा सिर्फ क्यू प्लस 1 बराबर 9m प्लस 1, जहां m बराबर हो गया जो भी 9 के गुणा है उसको n मान लेंगे, 3 क्यू का स्क्वायर क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। फिर तीसरी स्थिति लेंगे, जब a बराबर 3 क्यू प्लस 2, तो a क्यूब बराबर क्यूब करते टाइम पे हम वही सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या का वर्ग यानी 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 गुणा पहली संख्या का वर्ग, एक बार पहले वर्ग के रूप में लिख देते हैं, 3 क्यू प्लस 2 का वर्ग, यहाँ पे हमने वर्ग लगा दिया, क्यूब लगाना था घात, यहाँ पर क्यूब 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 गुणा
3q का वर्ग, यानी पहली संख्या का वर्ग गुणा दूसरी संख्या, प्लस 3 गुणा पहली संख्या, दूसरी संख्या है 2, 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का वर्ग और प्लस दूसरी संख्या का क्यूब, या a क्यूब बराबर, इसको लिखेंगे 3 का क्यूब, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 9 3 या 9 पहले ले लेंगे और एक 3 है उसको क्यूब के साथ लिख देंगे, 3 क्यूब क्यूब, प्लस यहाँ पे 3 का वर्ग 9 है उसको आगे रख देंगे और 3 दूनी 6 क्यूब स्क्वायर, इसमें 2 का क्यूब है, इसमें 3 3 9 आगे ले लेंगे और 2 का वर्ग 4 और ये क्यूब, शेष रह गया प्लस 2 का क्यूब 8। जिन जिन पदों में 9 वेनिस्ट आ रहा है वेनिस्ट ले लेंगे, तो 9 इन 3 पदों में कॉमन आ रहा है, इसको पहले लिख लिया, शेष पद यहाँ से बच गया 3 क्यूब क्यूब, प्लस यहाँ से बच गया 6 क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ से बच गया 4 क्यू और ये 8, या a क्यूब बराबर जो भी 9 के गुणा में उसको क्या मान लेंगे m, 9 m प्लस 8, जहां m है उसका मान कितना है 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। 3 स्थितियां बनती है, तीनों स्थितियों से स्पष्ट हो जाता है कि जो अपना पूर्णांक है, धन पूर्णांक है a, उसका घन है या तो 9m के रूप में होगा, या 9m प्लस 1 के रूप में होगा, या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। 3 रूप है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 रूपों के अलावा कोई रूप नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम कोई भी संख्या का उदाहरण लेके अगर वर्ग घन करके और फिर इसको उस रूप में डालेंगे, तो अगर 9 का, इसका कहने का मतलब होगा किसी भी संख्या के घन में या तो 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, या 9 का भाग देने पर 1 शेषफल बचेगा, या 9 का भाग देने पर 8 शेषफल बचेगा। स्पष्ट कहना चाहिए तो ये कह सकते हैं। आप कोई भी संख्या का घन कर लो और उसमें 9 का भाग देख लो, 3 ही स्थितियां बनेगी, या तो 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, या 1 शेषफल बचेगा, या 8 शेषफल बचेगा। अतः तीनों स्थितियों से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है।